अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैज़ान, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ये टॉपिक है जो पिछले कुछ महीनों से मैं बनाना चाह रहा हूँ लेकिन बन नहीं पा रहा फॉर वन रीज़न और दी अदर। आई एम हैप्पी एंड रिलीव्ड मोर इम्पॉर्टेंटली कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज इंशाल्लाह ये बन जाएगा। जो बहुत कॉमन है, हाउ टू मैनेज प्रेग्नेंट पेशेंट्स। ये ऐसा टॉपिक है जो आप किसी से भी पूछेंगे ना, या शायद मेरा ही सर्कल है, मेरा सर्कल डेंटल में काफ़ी बड़ा है, लेकिन शायद मेरे सर्कल है इसलिए बोलूँ ताकि लोग मुझे ना बोले, ठीक है। तो वो मेरे सर्कल है जिसमें आप जिस भी स्टूडेंट से पूछो या हर दूसरे तीसरे कॉलीग से पूछो या किसी से ही पूछो कि यार प्रेग्नेंट पेशेंट है उसका क्या करना है। यार प्रेग्नेंट, अच्छा कौन सी दवाई दे सकते हैं? ऑगमेंटिन दे सकते हैं? अच्छा पैनाडोल नहीं दे सकते सिर्फ? ओ भाई ऑगमेंटिन एंटीबायोटिक है। कन्फ्यूजन, ठीक है। इसमें यूजुअली अगला बंदे का जवाब, और जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर से पूछते हैं, टीचर्स हैं वी विल गेट बैक टू यू, ठीक है, नेवर। सो दिस इज़ फाइनली ऑल ऑफ अस गेटिंग बैक टू यू। लेट्स नाउ स्टार्ट ऑफिशियली कि करते क्या हैं। पहला काम ये है कि जो पेशेंट है प्रेगनेंसी का, वो वैसे ही इट्स अ वेरी इमोशनली एंड फिजियोलॉजिकली स्ट्रेसफुल पीरियड ड्यूरिंग अ पेशेंट्स लाइफ, ठीक है। वो वैसे ही ब्रश को अगर नहीं कर रहा सही तो वो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे इन प्रेगनेंसी को। प्रेगनेंसी में और भी बहुत सारे एलाइड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो फिर जो डेंटल प्रॉब्लम है वो बैक बर्नर पे चला जाता है। और हार्मोन्स भी आगे बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं होते सही से, तो उसकी वजह से जिंजवाइटिस भी हो सकता है। गम सूजते हैं कुछ पेशेंट्स के, तो जब गम सूजते हैं और सफाई भी सही से नहीं कर रहा तो सारा मैस हो जाएगा और प्रॉब्लम्स कंपाउंड होते रहेंगे। तो अगर वो पेशेंट्स पहले से ही सफाई नहीं कर रहा है और उसके बाद जिंजवाइटिस भी हो गया, उसके बाद ये तो हो गई प्रॉब्लम्स, लेकिन फिर भी अगर पेन नहीं हो रहा वो फिर नहीं आएगा और प्रॉब्लम अंदर बढ़े जा रहा है, क्योंकि और बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। हाइपरटेंशन चल रही है, किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाता है, किसी को प्री एक्लैम्सिया हो जाता है, किसी को और अल्लाह माफ़ करे प्रॉब्लम्स फीटस रिलेटेड हो जाते हैं। तो उसकी वजह से डेंटल प्रॉब्लम्स पीछे चले जाते हैं जब तक वो बम नहीं फटता। और जब बम फटता है तो आप किसी से पूछते हैं यार प्रेगनेंसी में यार वो दांत निकलना है, अच्छा दांत निकलना है, पेशेंट यार डिलीवरी की बात करवा लो तो अच्छा है, बस हटाओ। क्योंकि जनरल परसेप्शन ये है कि बहुत ज़्यादा फीटस को डैमेज होता है। दो चीज़ें हैं जो आप दिमाग में रखें, मैं आपको सिंप्लीफाई करता हूँ। पहली बात तो ये है कि एक होती है इलेक्टिव ट्रीटमेंट। इलेक्टिव ट्रीटमेंट का मतलब जो आप चाहते हैं, जिसकी अभी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, तो उसके बगैर भी आप रह सकते हैं। एक होती है इमरजेंसी केयर डेंटल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो जो इलेक्टिव है, माई रिकमेंडेशन एंड यूजुअली ज़्यादातर लोगों की रिकमेंडेशन ये है, प्ले इट सेफ। प्रेगनेंसी वैसे ही सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अगली जनरेशन को बना रहे हैं। तो एक होती है इलेक्टिव ट्रीटमेंट और एक होती है इमरजेंसी ट्रीटमेंट। इलेक्टिव ट्रीटमेंट के अंदर है, फॉर एग्जांपल अभी आपको कोई चीज़ पेन नहीं दे रही, इन्फेक्शन नहीं दे रही, स्वेलिंग नहीं दे रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़िंदगी में आपके, तो इसलिए आप उसको डिफ़र करें ताकि वो एटलीस्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो जाए। और भी अच्छा है कि अगर कुछ नहीं है इशू तो आप प्रेगनेंसी की बात कर लें, क्योंकि देखें ट्रीटमेंट से हमें कोई मसला नहीं है। ट्रीटमेंट तो कोई भी आर्टिकल कहता है, हर बुक कहती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी ट्रीटमेंट आप कर लें। हाँ, जब दवाइयाँ देने का मसला आता है, बीच में बात आती है कि बाद में देनी है, हमें जब एनेस्थीसिया देने की बात आती है तो फिर आता है कि अच्छा, फिर हम सोचते हैं कौन सा करना है कौन सा नहीं करना। इसलिए फिर जो बीच का एरिया, एक तो इलेक्टिव है और वांट्स है कि मुझे वाइटनिंग चाहिए, भाई रुक जाएं थोड़े दिन बाद में कर लेगा, 1 घंटा कैसे आप यूँ करके लेट ही रहेंगे। दूसरी बात अब लेकिन और बीच के प्रोसीजर्स वो हैं, स्केलिंग कराएं, 100% कराएं। फिलिंग है, कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं, छोटी सी फिलिंग है, आगे फिलिंग है, इससे पहले कि वो रूट कनाल में और फिर हम सोचें कि यार एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, दवाइयाँ देनी पड़ेंगी, एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। पहले से आके फिलिंग करा लें, स्केलिंग करा लें। किसी के क्राउन के कोई इशूज़ हैं करा लें, कोई मसला नहीं है, बस ज़्यादा देर तक लेटने का इशू है, ठीक है, उस पर मैं आगे आऊँगा। तो ये वाले सारे जो सिंपल प्रोसीजर हैं ये आप करा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब बात आती है इलेक्टिव नहीं, अब आती है इमरजेंसी डेंटल ट्रीटमेंट। कोई पेन है, स्वेलिंग है, इन्फेक्शन है, हाँ वो वाला जो फेज़ है, उसका ये मतलब नहीं कि प्रेग्नेंट है पेशेंट तो काम नहीं कर सकते, काम करना है। उसका जितनी जल्दी उसका दांत का दर्द आप उसकी सोर्स सही करेंगे उतना अच्छा है पेशेंट के लिए भी और बेबी के लिए भी। तो प्रेगनेंसी का मतलब नहीं है कि काम नहीं करना, 100% आपका फर्स्ट मोड ऑफ एक्शन ये है कि जो सोर्स ऑफ पेन है उसका वो आप हटाएं जाके ट्रीटमेंट करा के। तो सबसे पहला आपका काम क्या था कि पेशेंट को बताएंगे कि भाई ये प्रॉब्लम बढ़ेंगे प्रेगनेंसी में, अगर आपने इससे पहले ख्याल नहीं किया अब कर लें ताकि बीच में ना आए प्रॉब्लम से, ठीक है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन
क्योर, ठीक है। एक बात होगी, प्रोफिलैक्सिस पे ध्यान दें, ज़्यादा सफाई करें, ज़्यादा अच्छी तरह आप अपने मुंह को क्लीन रखें। दूसरा, अगर कोई ऐसा काम है जो रुक सकता है तो उसको रोक लें। तीसरा, वो पेन से आ ही गया है तो पेन का सोर्स है, आपने दवाई दे के अब आपको पता ही नहीं कि वो काम तो हो नहीं सकता, वो आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं था या आपने किसी से पूछा था तो आपने उसको टाल रहे हो, दवाइयाँ दे जा रहे हैं। पेन का सोर्स हटाना है, नंबर 1 हमारा गोल है। ये एक पहला सेक्शन हो गया आपका जनरलाइज्ड। दूसरा जो है, अब बात कर लें कि पेशेंट आ गया आपके पास तो अब क्या करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपका पेशेंट पोजिशनिंग, ठीक है। पेशेंट जो है जब वो सीट करेगा तो आपने पूरे वक्त उसको लिटा के नहीं रखना, आपने अवॉइड करना है इसको लिटाना कम्प्लीटली। थोड़ा आपको टिल्ट कर सीधा करके रखें जितना रख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है जब आप उसको पूरा लिटा देते हैं तो उसका जो वेना केवा है पीछे, जो आर्टरी जो वेन जा रही है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है पूरा फीटस और सारे यूट्राइन कंटेंट्स का। तो जब वो प्रेशर कम पड़ता है उसके ऊपर तो ब्लड सप्लाई हार्ट की कम हो जाती है, ठीक है। जब कार्डियक आउटपुट कम हो जाती है तो जो फीटस है उसके पास जो ब्लड जा रहा है वो भी कम हो जाता है। तो इसीलिए आप उस पर प्रेशर आएगा अगर आप बिल्कुल लिटा के रखेंगे। तो उसको आप या तो सीधा करके रखें, किसी न किसी वजह से आपने उसको लिटाना है कि भाई मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, मुझे पीछे करना ही पड़ेगा, मैं बिल्कुल नीचे लेट के नहीं कर सकता, अपर थर्ड मोलर के नीचे वाली चीज़ें मुझे थोड़ा सा पीछे करना ही पड़ेगा। तो अगर किसी वजह से उसको आपने लिटाना है तो जब उसको लिटाएंगे तो आप उसके राइट साइड पे एक पिलो रख दें, ठीक है। एक पिलो रख देंगे तो वो थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी। जब वो आप ये पेशेंट ये है, मैं हूँ पेशेंट, कोई और एग्जाम्पल नहीं मिली थी, मैं ही पेशेंट हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये पेशेंट है, ठीक है, मैं नहीं हूँ, ये एक पेशेंट है, ठीक है। तो राइट साइड पे पिलो रखेंगे ताकि लेफ़्ट पे हो जाए पेशेंट। जब पेशेंट लेफ़्ट पे होगा तो वेना केवा के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। तो इस तरह जो है आर्टिकल्स कहते हैं और बुक्स कहती हैं कि आपकी जो प्रेशर है और ऑक्लूजन जो है वेना केवा की वो आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, आपने काम का और बीच बीच में आप, मैंने बताया ना, वैसे ही पेशेंट एंक्शस होता है। हर पेशेंट कभी भी हमारे पास खुशी नहीं आ रहा, हाँ यार आज फ्री हैं चलो नेटफ्लिक्स देखते हैं और डेंटिस्ट के पास चलते हैं। नोबडी, एवरीबडी कम्स विद पेन और अ प्रॉब्लम, ठीक है। नोबडी कम्स चिल ओके। लेकिन जो प्रेग्नेंट पेशेंट है, अब वो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। नॉर्मली डेंटल प्रोसीजर्स में प्रेगनेंसी में तो वो हाथ उठा लेते हैं कि यार नहीं, जब हमें कुछ पता ना पता हो, इसमें कुछ ना हो जाए बच्चे को, तो वो इसमें आते हैं। जब वो आ ही गए उनको पता है टेंशन में, तो वो और एंक्शस है, ठीक है। तो आपने एंजाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल हर पेशेंट पे करना होता है आपने, स्पेशली इन पेशेंट्स हु आर प्रेग्नेंट। वो वैसे ही बहुत एंक्शस है। अभी आएगा आपको रीज़न समझ आएगा आगे क्यों कह रहा हूँ। बिल्कुल मेडिकल रीज़न भी है, ये नहीं है सिर्फ हमारे यहाँ होता है ना कि मेंटल क्या होता है, मेंटल डिजीज़ थोड़ी कोई चीज़ है, पागल हो गए हम, ये हमारे साथ तो नॉर्मल है या कोई पागल है। कोई डिजीज़ नहीं है, कोई किसी किस्म की डिजीज़ नहीं होती, स्किज़ोफ्रेनिया भी नहीं है, कुछ नहीं है, बस नॉर्मल है और पागल है, बीच का कोई फेज़ ही नहीं है। तो वो पेशेंट है वो एंक्शस आया हुआ है, आपने एंजाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल करना है ताकि आपका ट्रीटमेंट जल्दी हो सके, पेशेंट का काम जल्दी हो सके, फीटस भी बचेगा, पेशेंट भी बचेगा, पेशेंट काम भी रहेगा और आपका काम भी जल्दी होगा, आपका काम सही हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात, तो अगर आपने एंजाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल की वीडियो नहीं देखी तो वो यहाँ क्लिक कर लें। वो मैंने इसीलिए इससे पहले बनाई थी ताकि जब मैं बता रहा हूँ आपको कि एंजाइटी रिडक्शन करना है तो वो क्या चीज़ है, यहाँ क्लिक करें और जाके देख लें। कम से कम इन पेशेंट्स पे आपने करना है। दूसरी बात ये आ गई कि आपको पता है कि इस पेशेंट पर थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने बीच बीच में होता है वो क्या है, मैं थक गई हूँ, मैंने चलना है, चलने भाई कोई मसला नहीं, मैं थक गई हूँ, मैंने वॉशरूम जाना है, काफ़ी लोगों को फ्रीक्वेंट वॉशरूम जाना होता है तो वो चले जाएँ। इसका मतलब आपका टाइम ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये वो पेशेंट नहीं है जो 500 पेशेंट के बीच में इसकी अपॉइंटमेंट है, ऐसा पेशेंट नहीं है। या तो उसको पहले बुलाएं या इसको बाद में बुलाएं, या फिर आप उस वक्त फ्री हों, ठीक है, ताकि आप उस वक्त फ्री होंगे तो आप आराम से काम कर सकते हैं। आप जब जल्दी करेंगे तो जल्दी काम ख़राब होगा, जब काम ख़राब होगा इसका मतलब फिर आप ही का काम और लंबा होगा, ठीक है। और उस वक्त तो पेशेंट बेहोश हो चुका होगा। खैर, आपने पेशेंट को बिठा दिया और आपने सारे काम कर लिया। जब आपने लिटाना होगा तो आप एक तकिया राइट साइड पर रखेंगे ताकि 15 डिग्री टिल्ट हो जाए, ताकि वेना केवा जो है वो ऑक्लूड ना हो, तो आप वो भी कंप्रेशन भी अवॉइड कर लेंगे। अब उसका काम हो गया, आहिस्ता आहिस्ता उसको ऊपर करेंगे, एकदम से खड़ा नहीं, बटन दबा के हिल नहीं जाएंगे। जब बटन दबाते हैं खुद ही हिसाब से वो सही हो जाता है और आप खड़े हो जाएंगे। जब वो खड़ा होगा देयर इज़ अ हाई चांस कि वो पॉस्चरल हाइपोटेंशन की वजह से और एंजाइटी की वजह से और कार्डियक आउटपुट वैसे ही उसकी कम हुई हुई थी, अगर वो लेटा हुआ था तो वो सिंकोपी में चला जाएगा पेशेंट। और उसमें आप क्या करते हैं, सीधे टांगे ऊपर सर नीचे, जो आपको एक ही चीज़ आती है, वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो हो। क्यों? क्योंकि पेशेंट वैसे ही एंग्शियस है एंड आपका हाइपोटेंशन की वजह से, क्योंकि कार्डियक आउटपुट वैसे ही कम हुआ हुआ है, ठीक है। तो आप आराम आराम से पेशेंट को उठाएंगे और सकेंगे बैठो 1 मिनट, उसके बाद आप खड़े हों।
तो इस तरह ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट हो जाएगा और पेशेंट भी चिल हो जाएगा। अब आ जाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, क्या एक्सरे लेते नहीं लेते और कौन से एक्सरे लेते हैं पेशेंट के मुंह के अंदर प्रेगनेंसी में और क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसके। स्पॉइलर अलर्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सरे लेने से। ये एक जैसी मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ एकदम से लोग पॉज करेंगे, गूगल कि ऐसे कैसे होता है, क्या मतलब है, एक्सरे नहीं, कोई मसला नहीं है, एक्सरे क्या बोल रहा है बंदा, राइट। आप जाके ज़रा चेक करें। अब जो नई गाइडलाइंस कहती हैं वो ये कह रही हैं कि इवन दो बुक जो है वो अभी तक क्योंकि पुरानी एडिशन है तो उसमें लिखा हुआ है कि नहीं फ़ौरन लेड एप्रिन पहना दें, सुपरमैन उसको कॉस्ट्यूम पहना दें, उसके बाद यहाँ पे एक सर पे कोई लगा दें और फिर एक्सरे ले लें। अब गाइडलाइंस ये कह रही हैं, जो कि नीचे लिख के आ जाएंगे आपको सोर्स, वो ये है कि अगर कोई एक्सरे लेना है चुपचाप ले लें, कोई मसला नहीं है। अगर, और आपको लेड एप्रिन भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रेग्नेंट पेशेंट की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर पेशेंट की जो एक्सरे है उसकी वजह से जो कोन है, जैसे मैक्सिलरी एंटीरियर ले रहे हैं आप, थोड़ा पीछे से ले रहे हैं ऊपर से, तो उसकी बीम जो है वो स्टमक की तरफ आ रही है, तब हाँ आप लेड एप्रिन पहना दें। अदरवाइज़ आपको कोई लेड एप्रिन की भी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल एक्सरेज आप ले सकते हैं। ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ों में बता रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं ले सकते हैं तो बस अब ले सकते हैं, 15 एक्सरे ले लिए, सर ने कहा था ले सकते हैं। इसे कहते हैं अलारा, एज लो एज रीजनेबली अलाउड और पॉसिबल, ठीक है। तो जितने कम एक्सरे में जितने काम हो सकता है तो आप वो कर लें। और अगर बीम जो है आपकी वो स्टमक की तरफ जा रही है, एब्डोमेन की तरफ, फिर आप लेड एप्रिन पहनाते हैं। एक मज़े की बात बताऊँ आपको, बहुत सारे जो लोग पढ़े लिखे हैं और ना भी पढ़े लिखे हों वो फिर भी आपकी बात शायद ना माने, वो समझेंगे शायद आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हर जगह से यही सुना हुआ है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी ने क्या बोला है, वो ये कहता है कि पेशेंट की साइकोलॉजिकल रीएश्योरेंस के लिए पहना दें भाई आपको लेड एप्रिन, पहना दें उसको, वो जो ऑल इज वेल, वो पहन लेगा लेड एप्रिन, बस अब ठीक, अब कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो खुद कह रही है, ये आपके जहाँ के यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो उसका खुलासा ये है कि अगर पेशेंट को साइकोलॉजिकल रीएश्योरेंस के लिए चाहिए तो आप लिखवा दें, वो आपको लेड एप्रिन पहना दें। लिखवाने से मुझे याद आया, देखा ब्रेन कहीं और चल रही, बहुत आगे चल रही है और बोल पीछे रहूँ। लिखवाने का ये है कि ऑफकोर्स आप कोई भी काम करते हैं इंडस्ट्री में तो वो कंसेंट के साथ करते हैं। कंसेंट ये नहीं है कि मैंने आपको कहा था, याद है आपको याद है उस दिन, ऐसा कोई सीन नहीं, तो आप लिख के रखते हैं। तो कोई भी प्रेग्नेंट पेशेंट है उसका कोई भी काम करने से पहले अगर आप डिफ़र कर रहे हैं साइन कराएंगे, क्योंकि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं, और अगर आप काम कर रहे हैं साइन कराएंगे, एक्सरे कर रहे हैं साइन कराएंगे, हर चीज़ से पहले कंसेंट होगा, ताकि ये ना हो कि ठीक है मेरी वीडियो देख के आपने सोचा कि जी एक्सरे जो है सर ने कहा था कि नहीं, ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी की वजह से जब एक्सरे लिया और पेशेंट के किसी और वजह से बेबी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, मैंने कहा था कि लेड एप्रिन पहना दो, उस डॉक्टर ने कहा कि नहीं ज़रूरत ही नहीं है। समझ आइए आपको क्या कह रहा हूँ, इसलिए आप हमेशा साइन कराएंगे। इवन कोन बीम सिटी स्कैन जिसकी वीडियो मैंने बनाई थी वो यहाँ है, यार कितना मज़े की चीज़ है। अब हर चीज़ की वीडियो बनाई हुई यहाँ है, वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, क्लिक कर लेंगे आप। एनीवेज जो कोन बीम सिटी स्कैन है उसकी वीडियो का लिंक यहाँ है, कैसे वो यूज़ करते हैं। वो भी अगर आप पेशेंट की डिले नहीं कर सकते सर्जरी किसी भी वजह से, अगर आपने करना ही करना है तो फिर आप लेड एप्रिन में कोन बीम सिटी स्कैन ले सकते हैं। अच्छा, कॉन्शियस सेडेशन जो यहाँ इतनी कॉमन नहीं है लेकिन बाहर बहुत कॉमन है, कि क्या वो हम कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो दो मोस्ट कॉमन है वो है नाइट्रस ऑक्साइड सेडेशन और मिडाजोलम। ये दो जो हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है प्रेगनेंसी में, लेकिन अगर अवॉइड कर सकते हैं आप तो अवॉइड कर दें, क्योंकि शायद कुछ हार्म हो सकता है बेबी को। कुछ आर्टिकल्स कहते हैं, आपकी जो टकर है वो कह रही है कि आप अवॉइड करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। मैं बताया था सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो, उसमें तो अवॉइड करें आप, लेकिन अगर आपने करना ही करना है और आप सेकंड ट्राइमेस्टर में कर रहे हैं यूज़ तो एटलीस्ट 50% ऑक्सीजन रखें। मैं आपको सिंप्लीफाई कर दूँ ये चटनी, ठीक है, हर जगह जाएंगे बहुत सारा जगह होगा। पहली बात तो ये कि उसकी एंजाइटी मैनेजमेंट के लिए करते हैं ना प्राइमरीली नाइट्रस ऑक्साइड, तो वो आप एंजाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल की वीडियो फिर दोबारा देख लें, आता रहेगा जब तक आप क्या कहा भाई खुदा के वैसे देख लूँगा मैं ये, तो वो देख लें और उसके अंदर नॉन फार्माकोलॉजिक मेथड्स जो हैं उससे एंजाइटी कम करें, ठीक है, पूरी कोशिश करें। लेकिन अगर आपने करना ही करना है कि नहीं यार कोई ना कोई दवाई हमें देनी पड़ेगी इनको, या नाइट्रस ऑक्साइड लगाना पड़ेगा, उसके बगैर इनका काम नहीं हो सकता, चाहे वो प्रेगनेंसी में ना भी होती तब भी ये पेशेंट ऐसा है कि इसका काम नहीं हो सकता बगैर उसके, तो तब वो आप ना करें और आप किसी हॉस्पिटल सेटिंग में रेफ़र कर दें, वो सब हैंडल कर लेंगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी क्लिनिक पे बैठे हुए, आई वुड नॉट एडवाइस टू गेट इनटू दिस जोन, ठीक है। इवन दो कुछ लोग कह रहे हैं कर सकते हैं लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में करें और 50% ऑक्सीजन रखें उसके अंदर, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं अवॉइड करें लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, तो फिर अवॉइड क्यों करूँ तो मतलब ये कह रहा हूँ। लेकिन आपने क्या करना है, आप उसको रेफ़र करें अस्पताल, वो हैंडल कर लेंगे इसको कि किस तरह करना है, क्योंकि वो फिर सारे सिस्टम्स इन प्लेस होंगे पहले से टू मैनेज द पेशेंट। अब आपने एक्सरे भी ले लिया और अब आप क्या करेंगे, एनेस्थीसिया।
क्या एनेस्थीसिया दे सकते हैं पेशेंट को प्रेग्नेंट या नहीं दे सकते? क्या फीटस को कुछ होगा, मदर कुछ होगा, या डेंटिस्ट का कुछ होगा उसके बाद? ऐसा कुछ है? ऐसा कोई सीन नहीं है। जो सबसे कॉमनली यूज आपका एनेस्थीसिया है वो है लाइडोकेन 2%। जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उसकी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर एनेस्थेटिक्स, जो मेपिवेकेन, प्राइलोकेन, वो सारी जो हैं उन सब से ज़्यादा कम इसकी कॉन्सेंट्रेशन है। एंड ये आइडियल एजेंट है फॉर एनेस्थीसिया इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये सेफ़ है, कोई टॉक्सिसिटी नहीं कराता ये। हाउएवर मैं आपको फिर से डिस्क्लेमर दे दूँ, अच्छा नहीं कराता, गिलास में डाल के डुक 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 सर एनेस्थीसिया इज डन आपने कहा था। मैंने कहा था हर चीज़ में सबसे कम काम करें और गेट द रिजल्ट। तो लाइडोकेन यू कैन सेफली यूज़, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर्स। अच्छा, जो उसके अंदर हम वेजोकंस्ट्रिक्टर डालते हैं वो यूजली या तो एड्रेलिन होते हैं, वेरी सेफ एड्रेलिन। हम वेजोकंस्ट्रिक्टर्स ऑफ कोर्स आपको पता है हम इसलिए डालते हैं ताकि एनेस्थीसिया की डेप्थ और ड्यूरेशन है वो बढ़ जाए और सिस्टमिक अपडेट जो है ना, अपटेक जो है वो भी कम हो जाए। सिस्टम में इतना आएगा भी नहीं क्योंकि वो वेजोकंस्ट्रिक्ट करता है वेसल्स को। तो एनीवेज एड्रेलिन इज़ ऑल्सो ओके। दूसरा जो है वेजोकंस्ट्रिक्टर वो यूज़ करते हैं यूजली प्राइलोकेन के साथ, उसको कहते हैं फेलिप्रेसन। फेलिप्रेसन का ये कि वो स्ट्रक्चरली ना ऑक्सीटोसिन के जैसा है, इसीलिए वो लेबर इंड्यूस कर सकता है। लेकिन हमारी डेंटल प्रोसीजर्स के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है जितना वो, उसमें कोई ख़ास नहीं करने वाला। आज तक तो कोई पेशेंट नहीं मिला जिसकी लेबर इंड्यूस हो गई हो बिकॉज उसको एनेस्थीसिया दे। तो वो भी अगर एड्रेनलिन नहीं है और फेलिप्रेसन है तो नो इश्यूज एट ऑल, यू कैन यूज़ इट। हाउएवर द सेफेस्ट इज़ लाइडोकेन 2% जो सबसे कॉमन है, विद एड्रेनलिन एज ए वेजोकंस्ट्रिक्टर जो कि सबसे कॉमन है। तो मेरा काम है आपको आसान बता दूँ, फिर आप किताबों पे किताबें पढ़ें, छापें, उसको पढ़ते रहें कि अच्छा क्लिंडामाइसिन जो है वो आप कराती है सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, इस स्टेज में कराती है, इस जगह पे। अभी वीडियो बात हो रही है प्रेगनेंसी में, सर क्या कर सकते हैं ये बताएं, मेरा पेशेंट बैठा हुआ है, एनेस्थीसिया देना है दे दें। और उसके अंदर जो वेजोकंस्ट्रिक्टर्स हैं वो जस्टिफाई कर रहे हैं अपना इस्तेमाल। हाँ, जब भी आप एनेस्थीसिया देते हैं उसकी भी एक वीडियो बनानी पड़ेगी कि आप कैसे देते हैं, ताकि आप उसको जब डालें, इंजेक्शन टेक्निक होती है ना, एस्पिरेट करते हैं थोड़ा सा ताकि देखें कि आप किसी वेसल के अंदर तो नहीं, वहाँ तो नहीं दे रहे, तो फिर सिस्टम में चला जाएगा। वैसे नॉर्मल एनेस्थीसिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ड्यूरिंग प्रोसीजर भी बात कर लें। अब आपने ये कर लिया, अब क्या हम उसमें पेशेंट में आपको बताया कोई प्रोसीजर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, बस ड्रग्स की वजह से हम उसको देखना पड़ता है कि क्या करें क्या नहीं करें। अमेलगम मुझे किए हुए बहुत टाइम हो गया, अभी भी कुछ लोग यूज़ करते हैं क्योंकि आइसोलेशन अगर ना हो तो फिर भी वो चल जाता है। लेकिन वैसे अमेलगम का कोई आर्टिकल नहीं कहता कि वो बेबी को हार्म करता है या मदर को हार्म करता है, ऐसा कोई सीन नहीं है। और बाय द वे जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सब पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं, उन सब से निकाल के मैं लिखता हूँ, उसके सोर्स में नीचे लिख दूँगा। हाउएवर अमेलगम को जब निकालते हैं तो वो उड़ता है, जब उसको डालते हैं तब वो एक मिक्सिंग स्टेज में होता है और फिर उसको कार्वर से कार्व कर रहे होते हैं और फिर बर्निशेस से उसको चमका रहे होते हैं, तब एक्सपोजर उसका अंदर इनहेल करने का, इंजेस्ट करने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ लोग ये वीडियो देख रहे होंगे जहाँ पे उनके पास शायद कॉम्पोजिट ना हो, तो आप या तो अवॉइड करें, या अगर कर ही रहे हैं बहुत ही तो तब करें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ आर्टिकल्स के कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने ख्याल करना है कि जब लगा रहे हो निकाल रहे हो तो वो इंजेस्ट कर सकता है पेशेंट, लेकिन अंदर जाके कुछ होगा नहीं बेबी को। तो अब फॉर एग्जांपल रूट कैनाल ट्रीटमेंट चल रही है और आपने एंडोडोंटिक पेस्ट लगाना है, उसमें लेडरमैक्स बहुत कॉमन सी एक एंडोडोंटिक टूथपेस्ट है जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन की एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन आपको याद है, जब आता है तो आपको याद आता है उसके दांत ख़राब होंगे और प्रॉब्लम होंगे तो ग्रे करेंगे, तो इसलिए वो अवॉइड करें, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अनलेस ऑफ कोर्स इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि नहीं हमें करना ही करना है ये, तो तब कर लें, अदरवाइज अवॉइड एंडोडोंटिक पेस्ट लेडरमैक्स क्योंकि उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन की एक वो एंटीबायोटिक है। अब आ जाएं फ्लोराइड पे। अच्छा, फ्लोराइड ना बहुत सारे, इसमें भी थोड़ी कन्फ्यूजन है। फ्लोराइड में कन्फ्यूजन ये है कि पेशेंट बहुत सारे नॉर्मली भी पूछते हैं, सर इसमें फ्लोराइड है इसमें नहीं है, सर क्या फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नमक वाला सर हर्बल, सर एक हलाल टूथपेस्ट भी आया है। ओ भाई खाना थोड़ी है टूथपेस्ट, मेरी बात सुने, सिंप्लीफाई कर दें। अब अगर मुझसे को पूछता है ना क्या फ्लोराइड टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये इस किस्म का सवाल है कि जैसे अब कोई मुझसे पूछे क्या इंटरनेट इस्तेमाल करें या ना करें, उसके बहुत नुकसान भी हैं, कुछ भी खोल सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं आप गलती से, वहाँ पे बम बनाने की तरकीब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहिए। यार ये कन्वर्सेशन हो चुकी 50 साल पहले, 60-80 साल, और ये पिट चुका है। अब एवरीबडी नोज हाउ टू यूज़ द इंटरनेट सेफली, राइट। तो जो फ्लोराइड है ये कन्वर्सेशन जा चुकी, ख़त्म हो गई। फ्लोराइड इज़ ओके टू यूज़
any toothpaste which has fluoride in it, and almost all toothpaste now have fluoride in it, क्योंकि उन्होंने देखा यार फ्लोराइड वाला बिक रहा है, हमारे बिक रहा, स्टैंडर्ड सेट कर दिया डेंटल एसोसिएशन ने कि भाई, और FDA ने कि भाई इतना फ्लोराइड हो तो सेफ है टूथपेस्ट के अंदर, तो हर बंदे ने टूथपेस्ट डाल दिया। वो प्रोटेक्शन भी देता है आपके दांतों को। तो फ्लोराइड इन टीथ इन योर टूथपेस्ट इज़ टोटली ओके इवन इन प्रेगनेंसी, उसको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ऑफकोर्स ये बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें, हाई डोजेस विल कॉज प्रॉब्लम्स एंड हार्म एंड डैमेज टू द फीटस, लेकिन जो नॉर्मल डोज है टूथपेस्ट वाली, इट विल नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम्स। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो हाई रिस्क फॉर डेंटल केरीज होते हैं, उनको स्पेशली, जो आपने आज तक ज़िंदगी में नहीं सुना होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सर देखें, मैं इसी की बात कर रहा नहीं, इसकी बात आप नहीं कर रहे थे, आप नॉर्मल फ्लोराइड की बात कर रहे थे, क्योंकि मैंने नहीं आज तक इनकाउंटर किया पेशेंट जिसके अंदर मुझे हाई रिस्क की वजह से, फॉर एग्जांपल कॉलगेट का है, वो 2800 ppm का एक टूथपेस्ट आता है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्लोराइड होता है, 5000 ppm का एक आता है, उसका नाम ही यही है, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ आपने नहीं सुना, ठीक है। तो वो वाला आपने अवॉइड करना है इन प्रेगनेंसी, अदरवाइज जो नॉर्मल टूथपेस्ट फ्लोराइड वाला, इट्स नॉट एन इशू व्हाटसोएवर, यू कैन यूज़ इट। दूसरी बात होगी फ्लोराइड की कि वार्निश, सही, स्केलिंग, पॉलिशिंग, क्लीनिंग एंड फ्लोराइड एप्लीकेशन 25,000 की जगह आप हम 2,000 में कर रहे हैं इस बार। बहुत डील लगाते हैं ना, हर बंदा लगाता है, हर क्लिनिक पे लगता है। तो जो फ्लोराइड वार्निश है, जो फ्लोराइड एप्लीकेशन है, दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वाई? क्योंकि उसके हर एप्लीकेशन के अंदर अल्कोहल है, 33.8% के करीब एथेनॉल है, और समझें आप हर ब्रश की टिप के अंदर ना तकरीबन 0.2 ग्राम्स ऑफ अल्कोहल है, सो इसलिए वो रिकमेंड नहीं है। अब आ जाएं कौन सी दवाइयाँ हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं और कौन सी नहीं दे सकते, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं कौन सी दे सकते हैं। पेन किलर, सबसे कॉमनली प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, सबसे सेफ मेडिकेशन पैनाडोल। 4 to 6 आवर्ली जो है वो 500 से 1000 ग्राम, दैट मीन्स 1 टैबलेट इज़ यूजली 500 मिलीग्राम्स, तो 2 टैबलेट्स इज़ 1000, तो दैट वुड मीन 2 टैबलेट हर आप 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद दे सकते हैं। मैक्सिमम ऑफ 4 ग्राम्स पर डे, मतलब 8 टैबलेट या तो 500 मिलीग्राम वाली वो दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। ये अगर इसके अंदर रहेंगे तो कम्प्लीटली सेफ है, नो प्रॉब्लम्स व्हाट्सोएवर, ठीक है। और काफ़ी हद तक पेन इससे से ही कंट्रोल हो जाता है। लाइक कैसे मैंने आपको बताया था, हमारा काम है कि पेन का कॉज रिमूव करें, दवाइयों पे नहीं चलाना है, क्योंकि बाद में फिर एसिडिटी भी तो शुरू हो जाएगी ना अगर इतने दिन यही स्टार्ट करते रहेंगे। क्योंकि अब सोचा था एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, एक्सरे ले सकते, मैंने आपको बताई दोनों चीज़ें सर्टन कंडीशंस के अंदर सब कुछ कर सकते हैं, तो आपने वो ज़्यादा इसमें एम्फेसिस देना है। पेन किलर ये अवॉइड करें, ये दे सकते हैं। कौन से अवॉइड करने हैं? एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है। वो ब्रूफेन है फॉर एग्जांपल, वो अवॉइड करनी है आपने, वो ब्लीडिंग करा सकती है और बहुत सारे और प्रॉब्लम करा सकती है, उसमें नहीं जा रहा मैं, लेकिन अवॉइड करें ब्रूफेन। एस्पिरिन जो है वो आप अवॉइड करेंगे। एस्पिरिन जो है वो अगर उनका गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन जो है वो दे रहा है प्री इक्लैम्सिया को अवॉइड करने के लिए, आप इसलिए वो दे रहा है, आप फिर भी अवॉइड करेंगे और आप पैनाडोल पे ही रखेंगे पेशेंट को, तो आप एस्पिरिन नहीं देंगे। एस्पिरिन वैसे बहुत कॉमनली मिलती है, आपको लगता है कि नहीं सिर्फ हार्ट के लिए दे रहे होंगे, ब्लड थिनर के लिए दे रहे होंगे, नहीं, उनको तो दे ही रहे। ऑलमोस्ट ऑल फीमेल्स टेक इट फॉर एज डिस्प्रिन, होता है, 2 गोली डिस्प्रिन लिया और आपका पेन ठीक होगा। डिस्प्रिन इज एस्पिरिन, ठीक है, तो वो नहीं लेनी है आपने अवॉइड करनी है, एंड यू विल गिव देम ओनली पैनाडोल्स। तो कौन सी दवाइयाँ ले सकते हैं इन प्रेगनेंसी? पेन किलर्स, नंबर 1 पैरास्टामोल, नंबर 2 पैरास्टामोल एंड कोडीन, जो टाइलेनॉल के नाम से भी आती है, पैरास्टामोल वही ले सकते हैं। आई वुड नॉट रिकमेंड, और मेरा क्या गाइडलाइंस कहते हैं कि आप और कुछ ना रिकमेंड करें। सेकंड हेडिंग, एंटी माइक्रोबियल्स, एंटीबायोटिक्स हम कौन सी प्रेग्नेंट पेशेंट को दे सकते हैं, कौन सी नहीं दे सकते, ठीक है। बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है, चाहे पेशेंट प्रेग्नेंट हो ना हो, यूजली डेंटिस्ट्री में सबसे कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड एंड सबसे फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस जिसको कहते हैं उसको, वो है ऑगमेंटिन, एमॉक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, ठीक है। तो पेनिसिलिन दे सकते हैं उसको, वो सेफ़ है, कोई मसला नहीं है किसी भी ट्राइमेस्टर के अंदर। तो प्रेगनेंसी में यू कैन गिव पेनिसिलिन / सेफेलोस्पोरिन, क्योंकि वो एक ही स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट, बेंजीन रिंग वगैरह, ये दे सकते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन इज़ यूजली पेनिसिलिन, ना वो कोई इशू हो किसी वजह से ना मिल रहा हो तो फिर हम सेफेलोस्पोरिन दे सकते हैं, बट एनीथिंग एल्स यू अवॉइड। हाउएवर, इसका ये मतलब नहीं है कि पेशेंट आया, आपने वीडियो नहीं देखी थी, एंटीबायोटिक सब ये देख लिया आपने सिर्फ बीच में से, एंटीबायोटिक दे सकते हैं, सर ने कहा एंटीबायोटिक दे सकते हैं, बाकी वीडियो देखी नहीं पूरी, खैर है, तो एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक दे, सर ने कहा था सेफ दे सकते। एंटीबायोटिक जब लोगों को बताता हूँ मैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दैट इज़ अ सब्सटीट्यूट फॉर नॉट डूइंग ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इज़ द फर्स्ट मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। अगर कोई सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट है या कोई बहुत ज़्यादा उसका जो है वो एक्सपेंशन हो गई है, या कोई स्वेलिंग है, या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है अदर एलाइड एरियाज़ में,
तो फिर आप जो है एंटीबायोटिक साथ में दे सकते हैं या पहले दे सकते हैं ताकि आप उसका काम कर सकें। लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन हमेशा ये है कि उसका काम कर दें ताकि उसको एंटीबायोटिक की भी ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। लेकिन अगर सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट हो गई तो आप उसको पेनिसिलिन दे दें। अब सवाल बनता है कि अगर उसको पेनिसिलिन एलर्जी है तो फिर आप क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं। क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं, लेकिन सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में सेफ़ है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ़ का मसला नहीं है, मसला ये है कि उसका डेटा ही नहीं है हमारे पास इतना। मुझे समझ नहीं आती क्यों नहीं है। मार्स पे पहुंच गए लेकिन अभी तक ये डेटा नहीं है कि क्या फर्स्ट सेमेस्टर में देते नहीं देते हो। भाई कोई एक बंदा देख ले भाई, डेटा निकाल ले उसका कोई ख़ास अभी तक डेटा नहीं है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो कोई हार्म करता है या नहीं करता। क्लिंडामाइसिन की बात कर रहा हूँ, लेकिन सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर का डेटा है तो इट्स सेफ़। और अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो वो आपको क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं। फ्लैजेल यूजली हम देते हैं ऑगमेंटिन के साथ, कि जब भी प्रिस्क्रिप्शन शुरू करते हैं आप देखते हैं स्वेलिंग पहले से दिमाग में लिखना शुरू होते हैं प्रिस्क्रिप्शन पैड के ऊपर, टैब, ऑगमेंटिन 1, टैब, फ्लैजिल, मेट्रोनाइडाजोल जिसको कहते हैं। इट इज़ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड बट इट शुड बी अवॉइडेड बिकॉज उसका सेफ्टी डेटा हमारे पास इतना नहीं है। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स वो आपने, चाहे वो टॉपिकल हो, वो इंट्रा ओरल हो, कुछ भी, वो आपने अवॉइड करना है क्योंकि वो जो मदर है उनका लिवर को भी अफेक्ट करता है और बेबी के बहुत सारी एब्नॉर्मैलिटीज़ कर सकता है। तो टेट्रासाइक्लिन तो आपने बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। एंटी फंगस हम कौन से दे सकते हैं? फ्लूकोनाजोल इसलिए अवॉइड करेंगे, बहुत कॉमन है, बट इसको इसलिए अवॉइड करेंगे क्योंकि वो मिसकैरेज के चांसेस इंक्रीज़ करता है। और मेकोनाजोल को है वो इसलिए अवॉइड करेंगे क्योंकि वो हाई डोजेज में टॉक्सिक है इन एनिमल स्टडीज़, ह्यूमन स्टडीज़ नहीं है, तो आप अवॉइड करेंगे, ठीक है। निस्टैटिन है एंटी फंगल, वो हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं और वो इट इज़ सेफ टू यूज़। वो इतना कोई ख़ास एब्जॉर्ब नहीं होता, उसके लॉन्ग टर्म वो नहीं है हमारे पास, लेकिन जो ज़्यादातर आर्टिकल्स और बुक्स कहती हैं तो निस्टैटिन कैन बी अप्लाइड, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। निस्टैटिन जो है उसकी बहुत ही कम एब्जॉर्प्शन है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, समझें आप, पेट से उसकी एब्जॉर्प्शन जो है ना, आसान लफ्ज़ों में, वो बहुत कम है। तो बॉडी के अंदर बहुत बाकी जगह पे कम जाता है तो वो इट इज़ वेरी सेफ़ टू यूज़ इन इवन इन प्रेगनेंसी, नो इश्यूज़ एट ऑल। क्या माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं? या माउथ वॉश के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, पहले माउथ वॉश यस यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पीना नहीं है, वैसे भी नहीं पीना, पता लगा प्रॉब्लम ही नहीं रहा, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में भी अवॉइड आप करेंगे पीना, लेकिन वैसे माउथ वॉश यूज़ करते हैं, रिंस करके स्पिट करते हैं, इट्स नो इश्यूज़ एट ऑल। यूजली माउथ वॉश के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो होता है 0.2% क्लोरेक्सिडिन, ठीक है। तो दैट्स नॉट एन इशू, यू कैन यूज़ इट, ठीक है। और 1% जेल जो कि क्लिनिक पे यूज़ होता है, इवन दैट इज़ सेफ, कोई मसला नहीं है। बॉटम लाइन हमने क्या बता दिया आपको, प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी पेन किलर दे सकते हैं, कौन सी एंटीबायोटिक दे सकते हैं, कौन से क्या माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कौन से प्रोसीजर्स कर सकते हैं, कितनी आप कौन सा एनेस्थीसिया यूज़ कर सकते हैं, किस तरह बिठाना है, क्या नहीं है, ये सब हम आपको बता चुके हैं। बॉटम लाइन ये है कि पेशेंट को हमने इंकरेज करना है कि भाई प्रेगनेंसी से पहले ही बताते रहें और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी बताते रहें कि भाई रेगुलर चेकअप्स आप प्लीज़ कराती रहें ताकि कोई नया बड़ा प्रॉब्लम ना हो। उससे पहले हम उसको स्केलिंग से ठीक कर लेंगे, छोटी सी फीलिंग हो तब ठीक कर लेंगे, और बार बार उसको प्रिवेंटेटिव एडवाइस देते रहेंगे कि भाई आप ये करें ताकि प्रॉब्लम हो ही नहीं, ठीक है। और जब वो आ जाएगा आपने एंजाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल करना है, जितना कोशिश करें नॉन फार्माकोलॉजिक मेथड से। और अगर आपने उसको किसी न किसी तरह आपको पता है कि एंजियोलाइटिक्स देने ही पड़ेंगे, चाहे नाइट्रस ऑक्साइड हो, कुछ भी हो, माय रिकमेंडेशन इस वो अस्पताल में रेफ़र करें ताकि वो वहाँ पे काम हो, ठीक है। दैट्स इट। एंड ट्रीटमेंट क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर इज़ सेफ़ एंड ऑल्सो इफेक्टिव, तो डरें मत, ठीक है। इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए और हमेशा इन राइटिंग होना चाहिए, शेयर्ड विद द पेशेंट, ठीक है। और आप कोई भी चीज़ अवॉइड कर रहे हैं और कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो ज़रा सा भी ग्रे एरिया में, पहली बात डोंट। दूसरा, आप जो ऑब्स्टेट्रिशियन है उससे साथ इन कंसल्टेशन करेंगे क्योंकि उसको ज़्यादा पता है एक एक चीज़ इसके बारे में, कब उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कब नहीं हो रहा, तो उससे उन्हें बात करें, कंसेंट लेंगे उससे भी, तब आप काम करेंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।